कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी को दिया न्योता, कहा भारत में आकर करो निर्माण, दुनिया भर में आपूर्ति का दिया न्योता। मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी, 26/11 की तरफ 5 स्टार होटल और रेलवे स्टेशनों को आतंकी बना सकते हैं निशाना। मीरा भाईंदर के गोल्डन नेस्ट में फायरिंग, 4 राउंड फायरिंग में एक शख्स की मौके पर मौत जबकि दूसरा घायल। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन, बिहार आज से शुरू। अंबेडकर जयंती के मौके पर अभियान की शुरुआत करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। और नक्सली हमले से थर्राया छत्तीसगढ़, 3 दिन में 5 नक्सली हमला। 5 हमलों में कुल 19 जवान शहीद और 5 जवान घायल। सबसे पहले आज हम लेमन परिवार की तरफ से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उनको नमन करेंगे और निश्चित रूप से उनका जो योगदान रहा है संविधान को लेकर, इस देश में विकास को लेकर, इस देश में क्रांति को लेकर, तो सबसे पहले हम उनको नमन करेंगे। भारतीय संविधान के रचनात्मक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। आइए देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पर आधारित ये खास रिपोर्ट। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा से संपन्न थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत और निम्न वर्ग का माना जाता था। भीमराव अंबेडकर अपने पिता के साथ सामाजिक और आर्थिक से गहरा भेदभाव होता देखते आ रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा कर रहे थे। भीमराव के पिता सदैव अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया करते। साल 1894 में भीमराव अंबेडकर जी के पिता सेवानिवृत्त हो गए और इसके 2 वर्ष पश्चात अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए किया। रामजी सकपाल के महज 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव सहित 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन परिस्थितियों से जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए। इसके पश्चात उच्च शिक्षा पाने में सफलता हासिल की। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखा करते थे, उन्हीं के कहने पर अंबेडकर ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ दिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पर आधारित था। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है।
अपने विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवक्ता के रूप में थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार सत्ता में आई तो अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिला, जिसे अंबेडकर ने सहजता से स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने स्वयं और अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण कर पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वे बहुत ज्यादा बीमार रहे। इस दौरान वे नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से ग्रसित रहे और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हो गया, जिसके बाद से ही अंबेडकर जयंती मनाने की परंपरा भारतवर्ष में शुरू हो गई और आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात अगली खबर की। भाजपा ने बिहार चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ता समागम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। गृह मंत्री ने कहा कि बिहार ज्ञान का देश है, लेकिन सत्तारूढ़ी पार्टी के चलते परीक्षाओं में नकल कराई जा रही है। और तो और बिहार में मौजूदा सरकार के चलते शिक्षा का जो स्तर है वो भारी पैमाने पर नीचे गिरता जा रहा है। आज शिक्षा हासिल करने के लिए बिहार के नौजवानों को हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। क्या कारण है? नालंदा विश्वविद्यालय इसी बिहार में ही है बहनों भाई। इसी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, भारत ही नहीं दुनिया की हजारों लोग बराबर इसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन आज शिक्षा की हालत कितनी बदतर हो गई है। आज के कुछ दिनों पहले हमने समाचार पत्रों में देखा मेरे बहनों भाइयों कि एक विद्यालय, वहां पर स्कूल की खिड़की पर लोग लटक रहे थे, नकल कराई जा रही थी। ऐसे हालात पैदा हो गए। क्या बिहार में ऐसी ही हुकूमत आप कायम रखना चाहते हैं? बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि बिहार के नौजवानों की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ इससे बड़ा दूसरा कोई घिनौना मजाक और नहीं हो सकता है। ये क्या तमाशा किया जा रहा? मैं भी उत्तर प्रदेश में 1991 में शिक्षा मंत्री था। ऐसे ही नकल का सिलसिला प्रारंभ हुआ था और बहनों भाइयों, फैसला किया था उस समय कि हम अपने नौजवानों को किसी भी सूरत में चोरी करने और नकल करने की इजाजत नहीं देंगे। और उस समय एक कानून बनाया था और कानून का परिणाम यह हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे लालटेन जलाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला प्रारंभ कर दिया था। और शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश का सारे हिंदुस्तान में एक नाम ही। वह सरकार 5 वर्षों तक बिहार में काम करेगी और बिहार के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। क्या हुआ? आपके जनादेश की अवमानना किसने की है? यदि भारतीय जनता पार्टी ने आपके जनादेश की अवमानना की हो बहनों भाइयों, तो मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि वह भारतीय जनता पार्टी को दंडित करे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हमला जारी है। माओवादियों ने एक बार फिर विस्फोट कर सीआरपीएफ की एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया, जिससे इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। दरअसल ये एक एंटी लैंड माइन वाहन था और नक्सलियों ने इसे उड़ाने के लिए 40 से 50 किलोमीटर तक बिछा रखे थे, जिससे इस हमले में 4 जवान शहीद हुए, 7 जवान बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ का क्रम जारी है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सुकमा जिले में नक्सलियों ने हमला कर एसटीएफ के 7 जवानों को मार गिराया था।
राजस्थान के नागौर में बाबूलाल मेघलाल नाम का एक शख्स पिछले 23 दिनों से कलेक्टर के मकान के बाहर बैठा हुआ है। इसी साल फरवरी महीने में संपत्ति विवाद को लेकर बाबूलाल मेघवाल और उसके परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें मेघवाल के परिवार की 80 साल की एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। लेकिन बाबूलाल का आरोप है कि एफआईआर करने के बावजूद राजस्थान पुलिस आरोपियों तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। मुझे वही बच्चा नहीं उठानी, माता ने भी नहीं की आवाज दी, नहीं तो एकदम वो आग ज्यादा पकड़ ली तो फिर सामने खड़ा रहेगा। हम बाहर निकल पाए नहीं, मैं कि बाहर निकल तो मारी सामने खड़े थे पांचों आज भी। तबे जन में अटीनु कूड़ तोड़ झोपड़ी तोड़ साइड में ये कूड़ से मैं हम निकल कर रहे हैं कि जल्दी हम मुलजिमान को अरेस्ट कर लेंगे। नहीं ये मुलजिम भी क्या का उस कौम से है तो बाहर घर पे तो है नहीं है। गवर्नमेंट राज्य सरकार आए दिन हो रहे आर्थिक अपराध को काफी गंभीरता से ले रही है। इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विदेश रवाना के 24 घंटे के भीतर ही एक साथ राज्य के 37 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। विवेक फणसलकर एटीएस के नए चीफ बनाए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक में ज्वाइंट सीपी रहे बीके उपाध्याय का पदोन्नति कर गृह विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में होने वाले महापालिका चुनाव में बगावत की मानो सुनामी सी आ गई है। जैसे जैसे महापालिका चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि बगावत का असर शिवसेना युति पर ना पड़े, इसके लिए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे और सांसद चंद्रकांत खैरे की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। नोएडा सेक्टर में एक इंजीनियर की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो दफ्तर से अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी कार से घर लौट रहा था। नोएडा के एसीपी सिटी की यदि माने तो मृतक इंजीनियर का दफ्तर नोएडा के सेक्टर 133 में स्थित है, जहां से अपनी होंडा एकॉर्ड कार से जब वो सेक्टर 71 पहुंचा तो उसकी कार को ओवरटेक कर घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। फिलहाल गोलीबारी की वारदात का अंजाम देने वाले हमलावरों का पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मृतक इंजीनियर का नाम अंकित चौहान बताया जा रहा है। बहरहाल दिल्ली और उससे सटे नोएडा में आपराधिक वारदातों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। शख्स ही आ रहे थे जो सेक्टर 133 से सेक्टर 71 के पास इनको एक गाड़ी ने ओवरटेक किया, जो होंडा एकॉर्ड गाड़ी थी और जिस पे जो नंबर पता जो था वो नंबर पता कर लिया गया है। इन्होंने ओवरटेक किया और उसको आके गोली मारी है। गन शॉट इंजरी नेक में हुई है और जिनको जब तक हॉस्पिटल ले गए तो इनको ब्रॉड डेड। अब बात मालवणी में आए हुए बदलाव की। मुंबई के मालवणी इलाके में एनसीपी का एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें भारी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम की सबसे अहम बात रही कि इस कार्यक्रम में नगर सेवक जो बहुत लोकप्रिय है सिरिल डिसूजा ने एक बार फिर एनसीपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सिरिल डिसूजा मालवणी इलाके के निर्दलीय नगर सेवक के तौर पर चुनकर आए थे। सिरिल डिसूजा आने के कारण यहाँ पे बड़ी शक्ति हमारी बढ़ेगी और साथ ही साथ में जो एक घर वापसी का नारा कुछ लोग ले रहे हैं, इसमें पार्टी के माध्यम से भी एक हम लोगों को एक अच्छा आसान एक मौका मिला है कि जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता थे जो कुछ कारण नहीं थे, आज हमारे साथ जुड़ने के बाद यहाँ पे बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं की शक्ति में और एक प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे अपेक्षा है कि नागरिक सुविधा जो आज सबके लोग जो वंचित थे, जो सिरिल डिसूजा जी के माध्यम से सिर्फ वार्ड तक के सीमित थे, आगे के काल में जिला में बहुत बड़ी पैमाने के पर नागरिक सुविधा की भी शक्ति उनके माध्यम से मिलेगी। मैं आदरणीय सचिन भाव आहिर जो हमारे मुंबई के नेता है, उनके नेतृत्व में प्रवेश किया, घर वापसी आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। संजय भाव जैसा एक मुंबई में नेतृत्व करने वाला एक डेसिंग लीडर हमें मिला है और वो काम करने की मुझे संधि दी है। पार्टी जो भी जवाबदारी आने वाले समय में मुझे देगी उसको मैं कबूल करके, उसको मान्य करके जो भी जवाबदारी मुझे मिलेगी मैं उसके लिए काम करने तैयार हूँ। और पार्टी से आदेश भी आएगा कि आपको 18 से 20 घंटा 22 घंटा ड्यूटी देनी है। मैं 22 घंटा ने 28 घंटा ड्यूटी देने अपनी तैयार हूँ। मैं घर वापसी आया हूँ। मैं कोई राष्ट्रवादी में था, काफ़ी 12 साल राष्ट्रवादी पे रह के काम किया।
आज जो नगर सेवक बना वो राष्ट्रवादी की देन थी। अगर राष्ट्रवादी ने मुझे 2010 में अगर एक तालुका अध्यक्ष पद की जवाबदारी नहीं देती तो मैं वो कार्य नहीं कर सकता था। और मैंने जो भी कार्य किया राष्ट्रवादी के बैनर पे, मैंने 2 साल विधानसभा में काम किया और मैं काम करने के बाद जो आज नगर सेवक बना वो राष्ट्रवादी की देन है। भले मैं अपक्ष चुनकर आया, अगर राष्ट्रवादी आज मुझे अगर जिला तालुका अध्यक्ष पद नहीं देती तो मैं वर्क और कार्य नहीं कर पाता। मैं सभी कार्यकर्ता जो पार्टी लेवल के जो तालुका अध्यक्ष है, सभी फ्रंटल के बॉडी है, यहाँ के प्रभारी जो है, सभी को मैं उनको बधाई धन्यवाद देता हूँ कि बड़े पैमाने पे हुआ, बहुत अच्छी बात है, उन सभी को बधाई है। यहाँ के जो जिला के अध्यक्ष है और सभी तालुका अध्यक्ष है, सभी वार्ड अध्यक्ष है और जितने भी फ्रंटल के बॉडी है, सभी सेल मुझे माइनॉरिटी, यूथ, महिला, ये सभी ने बल्कि जो मेहनत की उसके लिए मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अब उत्तर मुंबई में एक जागरूक होगा। अभी हमारा जल्द ही जल्द कुछ मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रवादी के बैनर पे वो अभी लेने के विचार विमर्श में हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब भी किसी नगर सेवक को काम करने का मौका मिलता है तो पार्टी की बड़ी अहम भूमिका होती है। सिरिल डिसूजा जी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिरिल डिसूजा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बिल्कुल, जिस तरह से हमने लगातार आपको देखा है, भले आप पार्टी में रहें या फिर निर्दलीय रहें, अपक्ष रहें, हाँ, काम जो हमेशा से आप करते आए हैं आम लोगों का, यही कारण है कि आपको कहीं ना कहीं से आज एक ओहदा मिला हुआ है, लोगों का प्यार मिला हुआ है। ये जो पूरा सिलसिला बदलाव के रूप में हम देख रहे हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये फैसला कैसे और कब लिया आपने, या फिर पार्टी ने आपको अपनी तरफ घर वापसी की तरफ के लिए खींचा? आशुतोष जी, पहले मैं राष्ट्रवादी में था 12 साल, 2000 से लेके 2012 तक। जी। पार्टी में 12 साल मेहनत करने के बाद पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर अपक्ष इंडिपेंडेंट लड़के नगर से चुन के आया जी। और पार्टी में चुनकर निर्दलीय चुन के आने के बाद मुझे राष्ट्रवादी में जाना था 2012 में जी। लेकिन हमारे कुछ मेरे विरोधी थे, उनकी वजह से मैं पार्टी में नहीं जा पाया। अच्छा। तो अभी मैंने उस टाइम पे शिवसेना को महानगर पालिका में सरकार बनाने के लिए उनको सिर्फ सपोर्ट किया, पार्टी में दिया। मैं किसी पक्ष में पार्टी में नहीं ज्वाइन हुआ। अच्छा। लेकिन मैंने जब देखा कि बाबा अभी मुझे एक सचिन भाऊ जैसे अच्छे नेतृत्व, सचिन भाऊ आहिर जो हमारे पहले के राज्य मंत्री और माजी मुंबई अध्यक्ष थे, आने वाले समय में मुंबई की जवाबदारी सचिन भाऊ आहिर मुंबई अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब बनाएंगे जी। और मुझे भी अच्छा गर्व लगा कि हम एक सचिन भाऊ आहिर जो एक मजबूत नेतृत्व थे, जिनके अंडर में जिनके नेतृत्व में काम करने का एक संधि मौका मुझे मिल रहा है, मैं उसको क्यों गवाऊं। बिल्कुल। और सचिन भाऊ आहिर के नेतृत्व में मैंने ये फैसला लिया और मैं सचिन भाऊ के साथ काम करने को मन तन से उतर चुका हूँ। बिल्कुल। लेकिन अभी पार्टी मुझे जो भी जवाबदारी देगी, मैंने कोई पद पार्टी से नहीं मांगा है, पार्टी जो भी जवाबदारी देगी मैं उसको स्वीकारूंगा और पार्टी के वरिष्ठों के आदेश के अनुसार ही मैं अपना काम करूंगा। पार्टी के सीनियरों के आगे नहीं जाऊंगा, जो सीनियर लीडरों के आदेश हो गए उसी आदेश का पालन करके मैं चलूंगा। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि घर वापसी हुई है, घर वापसी तो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद में होता है। नहीं, सुनो कैसा है मालूम है, घर वापसी मतलब मैं उसी घर से बाहर गया था, राष्ट्रवादी के घर से बाहर गया था ना जी। आज मुझे 2010 में आदरणीय शरद पवार साहब ने मुझे तालुका अध्यक्ष नहीं बनाया होता राष्ट्रवादी का मलाट का जी, तो मैं 2 साल काम कैसे करता पब्लिक के बीच में जाके। बिल्कुल। तो मैंने 2 साल नहीं सुना, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने जो 2 साल पब्लिक के बीच में काम किया वो राष्ट्रवादी के झंडे तले किया ना जी। बिल्कुल। उसको आज मैं जो नगर सेवक बना हूँ तो वो भी राष्ट्रवादी का देन है। आपके दुश्मन अगर राष्ट्रवादी ने मुझे तालुका अध्यक्ष नहीं बनाया होता तो मैं आज लोगों के बीच में जाके काम नहीं कर सकता था और नगर से छुट्टी आने का भी संभव नहीं था मेरा। बिल्कुल। लेकिन आपके दुश्मनों में किस तरह की अभी भावना फैली हुई, क्योंकि आपको अब पार्टी का भी साथ मिल गया है। हाँ, विरोधियों के खेमे में क्या नाराजगी छाई है या सन्नाटा छाया है और कार्यकर्ताओं में जोश देखो है? उत्तर मुंबई जिले में काफी दिनों से माहौल नहीं था राष्ट्रवादी का जी।
तो पार्टी को भी एक नैतिक जवाबदार इंसान चाहिए था। अगर मैं वो सक्षम हूँ, सचिन बाबू को, आदरणीय सुनील तटकरे जी को, अब बम्बई के अध्यक्ष संजय दीना पाटिल को, और हमारे बम्बई के राष्ट्रवादी के गठ नेता जयवंतराव पाटिल जी को, और आदरणीय शरद पवार जी, अजीत दादा पवार, अगर इनको ऐसा लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैंने भी कहा कि मुझे जो जवाबदारी देंगे मैं जवाबदारी निभाने तैयार हूँ। बिल्कुल, आप सक्षम हैं। और मैं राष्ट्रवादी में आया हूँ पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन बनाने के लिए आया हूँ। बिल्कुल, और आप सक्षम और हैं। ये जो संगठन इस तरह बनेगा कि जमीन लेवल से जब हम काम करेंगे तो ही हमारा नीचे की जमीन लेवल हमारी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए सक्षम हैं और आपके पीछे कहीं ना कहीं से हमने हमेशा देखा कि जनाधार है, हर वर्ग के लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा कोई बड़ा काम करने वाले हैं जिससे आम लोगों का सीधा सीधा वास्ता हो? आने वाले समय में उत्तर मुंबई में लोगों की मांग को लेकर आने वाले समय में उत्तर मुंबई के जो हमारे सांसद, पालक मंत्री जो सब बैठे हैं, वो अगर पब्लिक पे ध्यान नहीं देंगे, पब्लिक पे नहीं ध्यान दिया जाएगा, गरीबों के मांग को ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के बैनर तले आदरणीय शरद चंद्र जी पवार और बम्बई के सभी आदरणीय नेताओं के नेतृत्व में मैं इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने को भी तैयार हूँ। चाहे आंदोलन छेड़ना पड़े, जेल भरो आंदोलन करना पड़े, कि पुलिस की लाठियां खाना पड़े मुझे। बिल्कुल, और आप हर फील्ड में कहीं ना कहीं से स्टार बनकर उभरते रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में सिरिल डिसूजा से जब भी हम अगली बार बात करें तो वो एक मंत्री के तौर पर लोकप्रियता आतुषोद भाई, हमारे इधर तो आपके लेमन न्यूज से आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपकी आवाज बनेंगे और आप हमारी आवाज बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं सिरिल डिसूजा जी कि आप जल्द से जल्द धन्यवाद आशीष भाई, आप हमारे मित्र हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सिरिल डिसूजा बहुत खुश हैं, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि लोगों का जब प्यार मिलता है किसी भी नेता को, जनप्रतिनिधि को, तो उसके काम करने का जो स्टाइल होता है, काम करने की जो शैली होती है, उसमें काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। और लगातार जिस तरह से घर वापसी की बात सिरिल डिसूजा ने की है, ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि वाकई एनसीपी को जिस तरह से अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो एनसीपी का फ़ायदा ही होगा सिरिल डिसूजा को जोड़कर, जो कि लगातार एनसीपी के लिए पहले भी काम करते रहे और एक बार फिर से घर वापसी के जरिए उन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया है। जर्मनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी ने हैनोवर व्यापार मेले में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेली मर्केल ने हैनोवर में संयुक्त बयान जारी कर पीएम मोदी ने कहा कि हैनोवर व्यापार मेले पर पूरी दुनिया की नजर है। इस मेले को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत की टैक्स व्यवस्था में स्थिरता और पारदर्शिता का भरोसा दिलाते हुए ग्लोबल निवेशकों को निवेश के मौकों का फायदा उठाने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं, आस्था का विषय है। वहीं जर्मनी में पहले दिन पीएम मोदी ने हैनोवर व्यापार मेले का उद्घाटन किया और वहां के लोगों से भी भारत आने को और मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने की अपील की। व्यापार मेले के उद्घाटन भाषण में मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया कैंपेन ने दुनिया भर से पहचान हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत में व्यवसाय का काया पलट करने का काम बड़ा है और इसे रातों रात पूरा नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि सरकार उस दिशा में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बहुत कीन है, जब मैं कीन कहता हूं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, AI-10, इसका प्रभाव इस शताब्दी में सर्वाधिक रहने वाला है। विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रकार के इनोवेशंस हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हम भिन्न भिन्न देशों की शक्ति को भी पहचानते हैं और संभावनाओं को खोजते हैं। इस हैनोवर फेयर में खास करके जर्मनी और भारत के बीच हमारी शक्तियां क्या है, हमारी संभावनाएं क्या है और हम कौन सी चीजें हैं जो मिलकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ा उत्तम अवसर है। भारत को पार्टनर बनने का सौभाग्य मिला है। भारतीय कंपनियां, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ के इनोवेशंस, यहाँ का वर्क कल्चर, यहाँ के डिसिप्लिन
इन बातों को भली भांति अनुभव करेंगे। भारत के टैलेंट, भारत की क्षमताएं, भारत की संभावनाएं वे जर्मन कंपनियां देखेंगी और मैं समझता हूं कि एक दूसरे को देखने के बाद, एक दूसरे को जानने के बाद, साथ चलने का इरादे के साथ आने वाले दिनों में भारत और जर्मनी, ये दोनों देशों की कंपनियां पूरे विश्व के सामान्य से सामान्य मानवीय के कल्याण के लिए किस प्रकार से नए इनोवेशंस करके आगे आ सकती है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर?